हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFD हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12 के हिंदी व्याकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा और लिपि, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। इन प्रश्नों को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। आपके हिंदी व्याकरण के जो दूसरे टॉपिक हैं, जैसे अलंकार, पद परिचय और शब्द शक्ति, इनकी प्लेलिस्ट मैं बना चुकी हूँ। इनके बारे में मैंने काफ़ी गहनता से उनमें समझाया है। आप स्क्रीन पर चल रहे आई के बटन को क्लिक करके मेरे इन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं भाषा लिपि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाषा की परिभाषा लिखिए तथा भाषा के रूप कौन कौन से हैं। इसका उत्तर है, भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा की परिभाषा इस प्रकार से है, मनुष्य अपनी मौखिक अभिव्यक्ति के लिए जिस साधन का उपयोग करता है उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा साधारण रूप में बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी हमारी भाषा है लिखित भाषा। जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखा जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। मतलब हम मुंह से उच्चारण करके किसी प्रकार के ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं। जब उन्हीं ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है तब वही हमारी लिखित भाषा कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, विभाषा किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, जब भाषा को प्रांतों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे विभाषा कहते हैं। अलग अलग प्रांतों के आधार पर भाषा को बांटना ही विभाषा है, जैसे राजस्थानी, गुजराती, मराठी आदि, ये सभी विभाषा है। प्रश्न नंबर 3, बोली से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, जब भाषा किसी अंचल विशेष में बोली जाती है तो वही भाषा बोली का रूप ले लेती है। अर्थात अंचल विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है, जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी आदि। प्रश्न नंबर 4, विभाषा का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है, जब बोलियों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाता है जिससे कि भाषा का रूप निर्मित होता है तो उसे विभाषा कहा जाता है। जैसे राजस्थानी विभाषा में कई बोलियां हैं, मालवी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी आदि। प्रश्न नंबर 5, मौखिक व लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, मौखिक व लिखित भाषा में अंतर निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। पहला अंतर है, मौखिक भाषा बोलकर व्यक्त की जाती है, जबकि लिखित भाषा लिखकर लिखित रूप में व्यक्त की जाती है। दूसरे हमारे जो मौखिक भाषा और लिखित भाषा का जो दूसरा अंतर है वह है, मौखिक भाषा पर स्थानीय बोली का प्रभाव पड़ता है, जबकि लिखित रूप में ऐसा नहीं होता। तीसरा और अंतिम अंतर है मौखिक और लिखित भाषा में, मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है जबकि लिखित भाषा कृत्रिम रूप में प्रकट होती है। प्रश्न नंबर 6, व्याकरण किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, जिससे हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। भाषा को
शुद्ध रूप में प्रकट करने तथा उसका मानक रूप निर्धारित करने के लिए हमें व्याकरण के नियमों की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि की परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर है, भाषा की मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए, इन चिन्हों को ही लिपि कहा गया। लिपि की परिभाषा इस प्रकार से है, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। लिपि के लिए भाषा अनिवार्य है, किंतु भाषा के लिए लिपि नहीं। अगला प्रश्न है, भाषा का महत्व किन कारणों से है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, भाषा का महत्व कई कारणों से है। कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला कारण है, मनुष्य को अपने भावों व विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अगला भाषा के महत्व का अगला कारण है, अपने विचारों का परस्पर आदान प्रदान करने के लिए भी भाषा आवश्यक है। अगला भाषा का कारण है, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से भी भाषा का महत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं? अर्थात इसी में से एक दूसरा प्रश्न भी बन रहा है, व्याकरण के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? ये दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही रहेगा। इसका उत्तर इस प्रकार से है, व्याकरण के 4 अंग होते हैं और व्याकरण के अंतर्गत इन चारों अंगों का ही अध्ययन किया जाता है। व्याकरण का पहला अंग है वर्ण, दूसरा अंग है शब्द, तीसरा अंग है पद और चौथा अंग है वाक्य। अर्थात व्याकरण के अंतर्गत वर्ण, शब्द, पद, वाक्य इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर है, भारत के संविधान में जहां हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, वहीं हिंदी की लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई है। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में से कुछ प्रमुख विशेषताएं मैं आपको बताने जा रही हूँ। देवनागरी लिपि की पहली विशेषता है, देवनागरी लिपि के स्वरों एवं व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान एवं प्रश्न के आधार पर है। दूसरी जो हमारी विशेषता है देवनागरी लिपि की, वह इस प्रकार से है, संपूर्ण देवनागरी लिपि स्वर एवं व्यंजनों में विभक्त है, अर्थात स्वर और व्यंजनों में बटी हुई है। तीसरी देवनागरी लिपि की विशेषता है, मात्रा व्यवस्था से लेखन में प्रश्न एवं समय की मितव्ययता है, अर्थात लेखन में प्रश्न एवं जो समय है वह कम लगता है। चौथी जो देवनागरी लिपि की विशेषता है वह इस प्रकार से है, देवनागरी लिपि में वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। वर्ण का जब विभाजन किया जाता है तो उसमें वैज्ञानिकता देखने को मिलती है। आज का मेरा भाषा और लिपि से संबंधित ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज का मेरा ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? यदि आज का मेरा ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। साथ ही आपके जो फ्रेंड्स हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ इसे शेयर कीजिए। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।